नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाने जा रहे हैं जो शायद आपके तसव्वुर से भी बाहर हो। एक ऐसा सच जो न सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि पूरी इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के उन इलाकों की जहाँ आज भी औरत को माले तजारत समझा जाता है, जहाँ लड़कियों को कैद किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती खरीदा और बेचा जाता है और उनकी किस्मत का फैसला कुछ सिक्का बरदार हाथों में होता है। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये आज का अफ्रीका है, जहां एक तरफ तरक्की के ख्वाब दिखाए जाते हैं मगर दूसरी तरफ दूर दराज सहराओं में ऐसी खुफिया मंडियां सजती हैं जिनका इल्म ना अक़वाम मुत्तहिदा को है, ना ही दुनिया के बड़े मीडिया इदारों को। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन मंडियों की हकीकत क्या है, ये कहां पर चलती हैं, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, कैसे ये सब कुछ दुनिया की नज़रों से बचाकर किया जाता है, और फिर हम आपको लेकर चलेंगे उस मर्द मुजाहिद की तरफ जिसने इन दरवाज़ों को तोड़ने की कसम खाई। जी हाँ, हम बात करेंगे सदर इब्राहिम ट्राओरे की, एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ तकरीरें नहीं की बल्कि बंदूक उठाकर मैदान में आ गया, जिसने कहा बस बहुत हो चुका, अब ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि इंसानियत की माँ है और इसकी बेटियों को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अफ्रीका में औरतों की खरीदो फरोख्त का मसला कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी कबायली रिवायात, समाजी ढांचों में मिलती हैं। दरअसल कदीम अफ्रीकी मुआशरों में कुछ कबाइल में औरत को महज एक जायदाद समझा जाता था जिसकी हैसियत मर्द की मलकियत से ज्यादा नहीं थी। ये सोच आज भी बाज़ पसमानदा इलाकों में मौजूद है जहां लड़की की पैदाइश को बदकिस्मती समझा जाता है और उसे तालीम से महरूम रखा जाता है। छोटी उम्र में शादी के नाम पर उसे किसी बूढ़े शख्स के हवाले कर दिया जाता है और अगर कोई लड़की इनकार करे तो उसे खानदान की बेइज्जती समझकर मार भी दिया जाता है। ये रिवायात वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होती गईं और आज भी अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में कुछ ऐसे कबीले मौजूद हैं जो औरतों की मंडी को एक रिवायती त्यौहार की तरह मनाते हैं। साल में एक बार खास महीने में जब फसलें तैयार होती हैं या बारिश का मौसम आता है तो ये कबाइल अपनी लड़कियों को तैयार करके एक मखसूस मकाम पर ले आते हैं जहां मुख्तलिफ खरीदार आकर उन्हें देखते, चुनते और कीमत तय करते हैं। ये सब खुलेआम नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में ये कोई जुर्म नहीं समझा जाता बल्कि एक रिवाज है। इन मंडियों में औरतों की कीमत उनके रंग, उम्र, सेहत या शक्ल की बुनियाद पर तय की जाती है। कहीं उन्हें ज़रई ज़मीन के बदले बेचा जाता है, कहीं कुछ बंदूकों के एवज़, और कहीं सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि खरीदार के पास गाड़ी है या शहर में मकान। कुछ इलाकों में तो औरतों को जानवरों के बदले बदला जाता है, जैसे 2 गायें देकर एक लड़की खरीद ली गई हो। ये सब कुछ इस कदर आम हो चुका है कि मकामी लोग इसे अपनी सकाफत का हिस्सा समझते हैं, हालांकि ये इंसानियत की बुनियादी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा नौ आबादियाती दौर ने भी इस मसले को मजीद पेचीदा बना दिया। यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका के कुदरती वसाइल का बेदरीग इस्तेहसाल किया और मकामी आबादी को गुर्बत और पसमानदगी की दलदल में धकेल दिया। इस माशी बदहाली ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हो जाएं ताकि अपने खानदान की बका को यकीनी बना सकें। नौ आबादियाती हुक्मरानों ने इन रिवायात को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए बल्कि बाज़ औक़ात तो अपने मफादात के लिए उन्हें इस्तेमाल भी किया। इसके नतीजे में ये मकरू कारोबार एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करता गया और आज ये एक आलमी मसला बन चुका है जिसकी जड़ें अफ्रीका के समाजी, माशी और सियासी ढांचे में गहराई तक पैवस्त हैं। अब ये एक मुनज़्ज़म खुफिया तिजारत बन चुकी है जिसमें मकामी दलाल, इलाकाई सरदार और बैरूनी अनासर तक शामिल हैं। ये एक ऐसा मकरू नेटवर्क है जो इंसानियत की तमाम इक़दार को पामाल करता है और मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देता है। सहरा के अंदर बने खुफिया कैंप जिन्हें दुनिया से छुपाने के लिए किसी आम गांव जैसा जाहिर किया जाता है, इनमें खवातीन को कैद रखा जाता है। दिन भर इन्हें मारा पीटा जाता है, इन्हें मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती हैं ताकि खरीदार जिस मुल्क का हो वो लड़की मुनासिब लगे। अफ्रीकी लड़कियों को जबरी तौर पर तरबियत दी जाती है, इन्हें झूठा पासपोर्ट दिया जाता है और फिर इन्हें सरहदों के पार कभी खादमा के रूप में, कभी दुल्हन के नाम पर भेजा जाता है। इन मंडियों के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ जिसमें कई मुतासरीन की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आईं। उनमें से एक कहानी लीना की थी जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी और गुर्बत उसके घर की दहलीज पर बैठी थी। लीना स्कूल जाना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन कुछ अजनबी लोग उसके गांव आए, उसके वालिद को कुछ रुपए दिए और लीना को साथ ले गए। उस दिन से ना वालिद ने उसे देखा, ना वो दिन की रोशनी में सांस ले सकी। लीना को सहरा के एक कैंप में रखा गया। वहां उसके साथ दर्जनों लड़कियां और भी थीं, सब मुख्तलिफ उम्र, रंग, नस्ल और कबीले से। लीना को नई जबान सिखाई गई, उसके बाल काटे गए, उसे गैर मुल्की खरीदारों के मुताबिक ढाला गया। जब वो एहतजाज करती तो उसे बिजली के झटके दिए जाते या खाने से महरूम कर दिया जाता। एक दिन एक सफ़ेद फार्म खरीदार आया, उसने लीना के चेहरे को हाथ लगाया, चंद नोट फेंके और उसे अपने साथ ले गया।
لینا کی کہانی افریقہ کی ہزاروں ایسی بچیوں کی نمائندگی کرتی ہے جنہیں غربت اور بے بسی کی وجہ سے اس مکروہ کاروبار کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ اسی طرح لیسا کی کہانی بھی سامنے آئی، جو صرف 10 سال کی تھی جب اسے اس کی سوتیلی ماں نے 2 بوری چاول کے بدلے تحفے کے طور پر دے دیا۔ لیسا دن رات روتی تھی، مگر اس کی آواز اس کمرے کی دیواروں سے آگے نہ جا سکی جس میں وہ بند تھی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ فیملی سرونٹ ہے، لیکن اس سے جو کام لیے گئے وہ کسی نوکرانی سے نہیں، کسی غلام سے بھی نہیں، بلکہ وہ حیوانی سطح کے مظالم تھے جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ لیسا کی معصومیت اور اس پر ڈھائے جانے والے مظالم انسانیت کی ضمیر پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک اور لڑکی ہدیہ تھی، جو پڑھائی میں سب سے آگے تھی، اسکول کی نمائندہ تھی، لیکن ایک دن اسے اغوا کر لیا گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، ہاتھ باندھے گئے، اور وہ مہینوں تک ایک کالے ٹینٹ میں قید رہی، جہاں نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا۔ وہ صرف چیخ سکتی تھی، لیکن اس کی چیخوں کو موسیقی بنا کر سننے والے بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کہانیاں صرف چند مثالیں ہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو روزانہ افریقہ کے مختلف حصوں میں رونما ہوتے ہیں، جہاں معصوم زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ان کے خوابوں کو پیس دیا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا اکثر نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت آج بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو نگل رہی ہے۔ لیکن دوستو، ہر دور میں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت ایسے انسان کو جنم دیتی ہے جو تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔ افریقہ کی سرزمین بھی صدیوں سے ایسے کسی مسیحا کی منتظر تھی، اور پھر ایک دن برکینا فاسو کی مٹی سے ابراہیم تراورے نمودار ہوا۔ ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے شہر کیرا بندقوی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عام فوجی افسر تھا، نہ کوئی شاہی پس منظر، نہ خاندانی اقتدار، نہ بیرونی تعلقات۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی: ضمیر۔ تراورے نے اپنی ابتدائی تعلیم برکینا فاسو میں ہی حاصل کی اور پھر فوجی اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ اس نے اپنی قابلیت اور محنت سے فوج میں تیزی سے ترقی کی اور ایک قابل افسر کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اس نے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کو قریب سے دیکھا اور سمجھا کہ کس طرح مسائل ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ملک کی قیادت ان مسائل سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے اور عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں اپنے ملک اور اس کے مظلوم عوام کے لیے ایک گہرا درد تھا، اور یہی درد اس کے عزم کی بنیاد بنا۔ جب اقتدار کے ایوانوں میں خاموشی چھائی تھی، جب دنیا کی تنظیمیں تصویروں کا بیان جاری کر کے چپ ہو جاتی تھیں، اس وقت تراورے نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وردی پہنی اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ صرف دشمن کے خلاف نہیں، اپنے ہی ملک میں پھیلے اس غیر انسانی نظام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تراورے نے جب پہلی بار ان کیمپوں کی خفیہ فہرست دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، یہ میرے ملک کی بیٹیاں ہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی ان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس نے نہ صرف ملٹری آپریشن کا آغاز کیا، بلکہ ان سیاستدانوں، مقامی سرداروں اور کرپٹ اہلکاروں کو بھی نشانے پر لیا جو اس خفیہ نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ اس کا عزم پختہ تھا کہ وہ اپنے ملک کو اس لعنت سے پاک کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے کسی بیرونی طاقت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مل کر اس جنگ کو لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے نہ صرف برکینا فاسو کی تاریخ کو بدل دیا، بلکہ دنیا کو بھی ایک نیا راستہ دکھایا۔ ابراہیم تراورے نے صرف بیان نہیں دیا، اس نے پے در پہ کاروائیاں کی، گاؤں گاؤں جا کر کیمپوں کو توڑا، خفیہ سرنگیں بند کروائیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا اور ان دلالوں کو گرفتار کروایا جو برسوں سے یہ تجارت چلا رہے تھے۔ کئی فوجی اہلکاروں نے بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ بھی اس گندے نظام میں حصہ دار تھے، مگر تراورے نے کسی کو معاف نہ کیا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے کسی بین الاقوامی ادارے سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مدد کے نام پر یہی ادارے پھر مداخلت کریں گے اور وہی نظام زندہ رہے گا۔ اس نے اپنی عوام کو ساتھ ملا کر ایک داخلی انقلاب کی بنیاد رکھی، اور آج برکینا فاسو کی سرزمین پر جو بچیاں کھلے آسمان تلے سانس لے رہی ہیں، وہ اسی ایک شخص کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف خاموشی تھی، کیمرے بند تھے، ادارے لاعلم تھے اور مجرم بے خوف۔ افریقہ کی زمین پر وہ منڈیاں آباد تھیں جہاں انسانوں کو گنا جاتا تھا اور ان کی قیمتیں لگائی جاتی تھیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ یہ منڈیاں چھپی ہوئی تھیں، پہاڑوں کے پیچھے، صحرا کے بیچ اور جنگلوں کے اندر۔ لیکن پھر ایک دن وہ سب کچھ بدل گیا۔ ابراہیم تراورے میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ اس نے کوئی عالمی طاقت کو اطلاع نہیں دی، نہ ہی میڈیا کو دعوت دی۔ اس نے صرف ایک لسٹ اپنے ہاتھ میں تھامی جس میں ان خفیہ مراکز کے نام، محل وقوع اور ذمہ داران درج تھے۔ اس نے اپنی فوج کے وفادار جوانوں کو حکم دیا، آج انسانیت کو آزاد کرانا ہے۔ پہلا آپریشن برکینا فاسو کے شمالی صحرا میں ہوا، جہاں ایک بوسیدہ سا گاؤں دکھائی دیتا تھا، لیکن زمین کے نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی۔ اسی سرنگ میں وہ بچیاں قید تھیں جنہیں کئی ہفتوں سے دھوپ تک نہ دیکھنے دی گئی تھی۔ فوجی دستے رات کی تاریکی میں وہاں پہنچے۔ پہلا حملہ چپکے سے ہوا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، اور جب سورج نکلا تو وہ پورا علاقہ فوج کے قبضے میں تھا۔ قیدی بچیوں کو نکالا گیا، کچھ کمزور تھیں، کچھ ہوش میں نہ تھیں، اور کچھ تو ڈر کے مارے چیخ بھی نہ پا رہی تھیں۔ اس کے بعد دوسرا آپریشن مشرقی علاقے میں کیا گیا،
वहाँ एक NGO के नाम पर एक मरकज बनाया गया था, जहाँ बाहर से अमदादी कैंप लिखता था, लेकिन अंदर लड़कियां पिंजरे में बैठी होती थीं। फौज ने मरकज पर छापा मारा और एक बैनुल-अक़वामी एजेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके पास यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट था, लेकिन उसका किरदार किसी दरिंदे से कम न था। तरावरे ने इन तमाम कार्रवाइयों की वीडियोस रिकॉर्ड करवाईं, लेकिन उन्हें नशे करने से रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि ये नुमाइश बने, उसका मकसद इश्तहार नहीं इस्लाह था। ताहम कुछ तस्वीर बाद में वायरल हो गईं और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक अफ्रीकी सदर बगैर किसी बैरूनी दबाव के अपने ही मुल्क के सिस्टम से टकरा गया। इन कार्रवाइयों के दौरान कई ताकतवर लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ मकामी सियासतदान, कुछ पुलिस ऑफिसर और हत्ता के चंद साबिक फौजी भी। इन सब का ताल्लुक उसी खुफिया निज़ाम से था जो बरसों से बच्चियों की खरीदो फरोख्त को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। कई जगहों पर मुज़ाहमत भी हुई, कुछ कैंपों के गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, लेकिन तरावरे की टीम तैयार थी। उन्होंने न सिर्फ गोलियां बर्दाश्त कीं, बल्कि उनके जवाब में इंसाफ की गरजदार ललकार सुनाई दी। इस ऑपरेशन ने सिर्फ बर्किना फासो ही नहीं, पूरे अफ्रीका में हलचल मचा दी। कई ममालिक में ज़ेरे ज़मीन माफिया के नेटवर्क खौफज़दा हो गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब अफ्रीका का नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा दौर जिसमें पिंजरे तोड़े जा रहे हैं, जंजीरें कट रही हैं और सच का अलम बुलंद हो रहा है। नाज़रीन, दुनिया के बेशतर लीडर तकरीरें करते हैं, लिखे हुए सफ़हात पढ़ते हैं, खुशनुमा जुमले बोलते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। मगर कुछ तकरीरें तारीख का धारा बदल देती हैं, और इब्राहिम तरावरे की वो तकरीर जो उसने लड़कियों की मंडी पर क्रैकडाउन के बाद की, ऐसी ही एक ललकार थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये तकरीर किसी ऐवान में नहीं हुई, ना ही किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में। ये तकरीर एक आज़ाद की गई लड़की के हाथ थामकर सहरा की गर्म ज़मीन पर खड़े होकर की गई। सामने कैमरा था, इर्द गिर्द फौजी थे और पीछे वो पिंजरा जिसे अभी अभी तोड़ा गया था। तरावरे ने ना कोई कागज़ उठाया, ना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। उसने सिर्फ दिल से बोला। उसने कहा, तुम लोग हमें गरीब कहते हो, पसमानदा कहते हो, वहशी कहते हो, लेकिन असल वहशी वो है जो औरत को कैद करे, उसके जिस्म की कीमत लगाए और उसे एक नंबर बना दे। मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ जो इंसानी हुकूक के नारे लगाती है। आओ देखो, ये हैं वो तुम्हारे ताउन से बने कैंप, ये हैं वो जिस्म जिन पर तुम्हारी खामोशी ने दस्तखत किए। उसने हाथ उठाया, आज़ाद हुई लड़कियों की तरफ इशारा किया और बोला, ये बच्चियां मेरी बेटियां हैं, इनकी चीखें अब मेरी आवाज़ बन चुकी हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इंसान यहाँ फ़रोख्त नहीं होगा। हम ना मगरिब से मदद मांगेंगे ना मशरिक से। हम अपनी माँओं और बहनों को खुद आज़ाद करेंगे, क्योंकि हम अफ्रीकी हैं और अब गुलाम नहीं रहेंगे। ये जुमले जैसे ही नशर हुए, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लाखों लोगों ने वो क्लिप शेयर किया। कई अखबारात ने अगले दिन अपनी सुर्खी में लिखा, द लायन ऑफ अफ्रीका हैज़ रोड, यानी अफ्रीका के शेर ने दहाड़ लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खामोश रद्द अमल आया, जैसे उन्हें अंदाज़ा ही ना हो कि क्या हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने मुहतात बयानात दिए जिनमें किसी भी नाम या मकाम का जिक्र नहीं था, लेकिन अवामी सतह पर इब्राहिम तरावरे की मकबूलियत आसमान को छूने लगी। नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर अफ्रीकी लड़कियां, उसके नाम के नारे लगाने लगीं। तरावरे हमारा मुहाफ़िज़ है, हम अब कैदी नहीं, हमारी तकदीर अब खुद लिखेंगे। तरावरे की तकरीर ने सिर्फ मजलूमों को आवाज़ नहीं दी, उसने मुजरिमों को खबरदार किया कि अब वो वक्त चला गया जब इंसानियत को बंद कमरों में खरीदा जाता था। अब इंसाफ दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका है। ये तकरीर अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, न सिर्फ बुर्किना फासो की तारीख का, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के ज़मीर का जो कभी खामोश रहा या खामोश रहने का सोच रहा था। तरावरे का ये मैसेज सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका और दुनिया के उन तमाम ममालिक के लिए है जो नौ आबादियाती निज़ाम के असरात से दोचार हैं और अपनी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसने ये साबित किया कि हकीकी आज़ादी अंदरूनी ताकत और खुद इनसारी से हासिल होती है, न कि बैरूनी इमदाद या मुदाखलत से। इब्राहिम तरावरे की कहानी सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि इंसानियत की फ़तह की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि जब एक शख्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहता है और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो वो तारीख़ का धारा बदल सकता है। अफ्रीका में इंसानी स्मगलिंग का मकरूह कारोबार सदियों से जारी था, लेकिन तरावरे ने इसे चैलेंज किया और हज़ारों मासूम बच्चियों को आज़ादी दिलाई। उसकी जद्दोजहद ने न सिर्फ बुर्किना फासो में एक नई उम्मीद पैदा की, बल्कि पूरे अफ्रीका और दुनिया के लिए एक सबक भी फराहम किया। ये सबक ये है कि हकीकी आज़ादी सिर्फ सियासी या मुआशी आज़ादी नहीं, बल्कि इंसानियत की आज़ादी है। जब तक दुनिया में कोई भी इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तब तक हम सब आज़ाद नहीं हो सकते। तरावरे ने यह भी साबित किया कि बैरूनी इमदाद या मुदाखलत के बजाय खुद इन्हिसारी और अंदरूनी ताकत ही किसी भी कौम को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। उसकी तकरीर, जिसमें उसने दुनिया को अपनी खामोशी पर शर्म दिलाई, एक ऐसी ललकार थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी।
آج برکینا فاسو کو ابھی بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ابراہیم تراورے کی قیادت میں یہ ملک ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں انسانیت کو ترجیح دی جاتی ہے، جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور جہاں ہر فرد کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ ابراہیم تراورے صرف ایک صدر نہیں، وہ ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے اور ایک امید ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن جب تک ابراہیم تراورے جیسے لوگ موجود ہیں تب تک امید کی کرن ہمیشہ روشن رہے گی۔